सबसे पहले कोण का मैंने बता ही दिया था। मान लो आपको सेंटर ऑफ मास निकालना हाफ स्क्वायर का, एम स्क्वायर का, तो हमेशा एक एक्सिस कौन सी चूज करनी चाहिए, जो सिमेट्रिक हो। आया ना, आपने ये चूज कर ली, एक एक्सिस ये हो, रो इसकी डेंसिटी मान, तो मैं लिखने की जरूरत नहीं, सब लिखा हो तो मेरे को जरूरत नहीं है उसमें, मैं समझाता जाऊंगा। अब क्या करोगे, इसकी रेडियस मान लो आर है, तो आप यहाँ से क्या करो, वाई डिस्टेंस ऊपर जाओ, थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो कितना चले जाओगे, dy ऊपर चले जाओगे, इसकी रेडियस हो गई स्मॉल आर, इसका मास क्या होगा, डी मास कितना होगा, रो इनटू पाई आर स्क्वायर इनटू dy, पाई आर स्क्वायर तो बेस है, क्या dy क्या हो गया हाइट, तो वॉल्यूम आ गया। हाँ है ना, क्या बोल ही नहीं रहे, तो बोलो ना, dm आ गया, फॉर्मूला है y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का, y into dm अपॉन dm का इंटीग्रेशन y रो into पाई आर स्क्वायर into dy इंटीग्रेशन रो into पाई आर स्क्वायर into dy, क्या क्या चीज कांस्टेंट जो बात कट जाएगी, रो और पाई, बाकी सब वेरिएबल है। प्रॉब्लम ये आएगी y into r स्क्वायर into dy अपॉन इंटीग्रेशन r स्क्वायर into dy, है ना। अब जब तुम इनको देखोगे तो आपको एक प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे y और r दोनों को वेरिएबल में, तो जैसे कोण में गायब किया था वैसे अब भी गायब करना पड़ेगा, कैसे गायब करोगे, r और y में कैसे रिलेशन निकालोगे, r इसमें कैसे निकालोगे, r और y में कैसे रिलेशन निकालोगे, कोण में तो सिमिलर ट्रायंगल से कर दिया था ना तुमने, इसमें बताओ कैसे करोगे। पाइथागोरस लगा दो, y इक्वल टू व्हाट, मैं बताया r स्क्वायर शुड बी इक्वल टू y का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर, देख लो आया ना, अरे देख लो यार, ऑब्वियस सी बात है यही बनेगा। तो अब r स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, y r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, अब तो रिप्लेस कर सकते हो, जब इसको रिप्लेस करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा y r की जगह क्या लिखोगे तुम, r स्क्वायर की जगह r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इनटू dy अपॉन r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इनटू dy, इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो, कहां से कहां तक लिमिट, कहां से कहां तक जाएगी, है ना, देख के सॉल्व भी हो जाएगा, क्या आएगा, ये आएगा, सॉल्व करके बताइए क्या है, 3r/8 आ रहा होगा, जो भी आएगा बस यही आएगा, 3r/8 आ रहा है ना, तो बस आ गया, आया ना। अब जैसे
इसका आइडिया लग गया। अब मैं आपको बता देता हूँ एक और फॉलो का, हाँ है ना। फॉलो हेमिस्फीयर, फॉलो हेमिस्फीयर, नहीं बात नहीं, क्या बात नहीं, खाली हेमिस्फीयर। यहाँ से आर आई एंगल थीटा, रेडियस आ रहा है, थोड़ा सा और होगा तो कितना आ जाओगे, डी थीटा। ये लेंथ कितनी होगी, आर डी थीटा, आया ना। ऐसा करोगे तो तुम एक ऐसा ही ऐसा मिल जाएगा, क्या लॉजिक समझ में आ रहा है, ऐसे एक स्ट्रिप सी मिल जाएगी। इसका एरिया कितना होगा, चलो ये रेडियस कितनी होगी, आर कॉस थीटा, अरे देख लो, आर कॉस थीटा 2 पाई आर कॉस थीटा सर्कमफेरेंस आ गई। इसको यूं काट के यूं कर दोगे तो ये एक ऐसी चीज बन जाएगी, इसको यूं काट के यूं कर दोगे तो ये वाली लेंथ आ जाएगी 2 पाई आर कॉस थीटा, और ये हाइट कितनी है, आर डी थीटा। क्या बात समझ में आई? क्या जो ऊपर आपने काट लिया तो ये जो ऐसी स्ट्रिप कटेगी उसको यूं काट के फिर यूं फैला दे, चलिए उसने रेडियस ऊपर तो यार ऊपर आने दे फिर रेडियस, ये आर है ना, आर cos थीटा में इसकी रेडियस। सर नहीं सर, जैसे आपने वो स्ट्रिप काट पहले बता, तेरे को ये समझ में आ गई स्ट्रिप, इसकी रेडियस क्या होगी, बस तो ठीक है। अब तो इसको यूं काट के क्यों फैला देगा, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है यार, जब आर डी थीटा का मतलब क्या होता है कि कोई चेंज है ही नहीं और हल्का है तो मार्जिनल चेंज है, वहां तक मैं कांस्टेंट मान सकता हूँ। यही तो लॉजिक कर रहा हूँ आर डी थीटा थीटा का, वरना तो मैं सीधा कैपिटल थीटा ही लेके कर देता पूरा का पूरा, है ना। हल्का से डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं चीज सेम ही मानता हूँ, कोई फर्क नहीं डालता। आई बात समझ, ये तो मैंने बनाया है ना, ऐसे आर डी थीटा की लेंथ इतनी सी होगी। अब बता क्या अंतर डालेंगे, नहीं डाल पाएगा इसलिए, है ना। अब समझ में आ गया, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस तो ये वाली लेंथ आ गई और हाइट आ गई, तो इसका एरिया आ गया। मास पर यूनिट एरिया सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या आ गया, डीएम आ गया, आ गया डीएम। इसका सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे है, आर साइन थीटा। आपका फॉर्मूला होता है ना y into dm अपॉन dm का इंटीग्रेशन, तो y की जगह क्या आएगा, इस dm मास का सेंटर ऑफ मास होता है ना, आया ना। तो ऊपर dm मास क्या है, ऐसी स्ट्रिप की एक रिंग है, आई बात है, तो y कितना है उसका, r sin थीटा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, और फिर dm मास क्या आएगा, सिग्मा 2 पाई r cos थीटा r d थीटा अपॉन dm मास का सिग्मा 2 पाई r cos थीटा r d थीटा। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें, पाई बाय 2, क्योंकि यहां से जब तुम यहाँ पे आ रहे हो तो इधर तो अपने आप ही आ गया, तो इसको कहां तक ऐसे कहां तक रिंग लेनी पड़ेगी, यहाँ तक आ गई, फिर यहाँ तक आ गई, यहाँ तक, तो ये एंगल कहां से कहां आ गया, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2। पाई पूरी ऐसे क्यों हुई, जब तुम इधर से ये इतना ले रहा है बेटा, तो फिर ये वाला पोर्शन, तो इधर वाला पोर्शन अपने आप नहीं आ रहा इसके साथ, तो ऊपर तक पहुंच जाएगा, ऐसे ऐसे कहां तक लिंक जोड़ेगा, कितना एंगल तक जाएगा, पाई बाय 2 तक, तो थीटा की पाई से 0 से पाई बाय 2 तक आएगा, तो उसका डबल क्यों होगा, डबल सर्किफिकेशन हम आगे का कहां गया, यहां से लेके यहां तक किया ना, तो सारा तेरे को लग रहा है कि पूरा का पूरा स्फीयर कवर हो गया यार। जब तू यहाँ पे 30 डिग्री पे होगा तो ये स्ट्रिप आ जाएगी, तो ये तो पूरा ही आ गया, नहीं तो रहा तो रहा साथ में,
तो 0 से π/2 कर देगा तब तो मतलब उसने हर एलिमेंट को 2 बार काउंट किया है। इसको सॉल्व करोगे, करना करो, नहीं करना मत करो, आंसर आएगा r/2। क्या है आंसर? r/2। ये बात बताओ, पिछले वाले का क्या आंसर आया था? कौन सी वैल्यू बड़ी है? 3r/8 बड़ी है या r/2 ज्यादा बड़ी है? ये बात बताओ, देख के ऐसे सेंस करके और फिर बताओ मेरे को। एक सॉलिड है, एक वॉल्व है, किसका सेंटर ऑफ मास बेस से ज्यादा ऊपर होगा? वॉल्व का। महसूस हो रही है बात? नहीं हो रही? क्योंकि उसमें ज्यादा मास नीचे की तरफ है तो सेंटर ऑफ मास नीचे होगा। तो बस आपको ये याद रखना है, एक आंसर r/2 होता है और एक आंसर 3r/8 होता है। अब मेरे को ये बता दो किसका ज्यादा ऊपर होना चाहिए? तो उसका आंसर ये आना चाहिए, वैल्यू बड़ी है ना? ऐसे ही एक होता है सॉलिड कोन, एक होता है हॉलो कोन। सॉलिड हॉलो, ध्यान से बात समझना। एक आंसर h/3, एक आंसर h/4। h/3 किसका है? क्यों? ये वैल्यू बड़ी है क्योंकि इसमें ज्यादा, सॉलिड में ज्यादा मास नीचे की तरफ, तो सेंटर ऑफ मास नीचे रहेगा ना। तो कुछ आइडिया लग रहा है? याद रखने का तरीका क्या है? कंफ्यूजन नहीं होगा। चलेगा, बता किसका सेंटर ऑफ मास ज्यादा नीचे होना चाहिए बेस के? सॉलिड। यार ऑलो का कैसे होगा? सॉलिड में ज्यादा मास इधर ही लग रहा है, पूरा भरा हुआ है। तो सॉरी क्यों बोल रहा है तू? मैं तो जो पूछ रहा हूं बता। सॉलिड बोल, ये तो बता नहीं बोलता क्या है। क्लियर बोल, आराम से बोल। हाँ, तो सॉलिड का इन दोनों में से छोटी वैल्यू किसकी है? तो बस वो सॉलिड का हो गया, दूसरा बचा हुआ ऑलो का। ओके, अब बता क्या है बस। सर एक तो वैल्यू बड़ी कौन सी है? h/3 बड़ी है। तो h/3 किसका आंसर होना चाहिए, हॉलो या सॉलिड? हॉलो। यार गुरुदेव आदमी हो तुम। मैं सिंपल एक चीज पूछ रहा हूँ, बेस के इन दोनों में से कौन सी वैल्यू छोटी है? पहले तो ये बता दो। चलो h/4 है, तो बेस से पास में सेंटर ऑफ मास किसका होना चाहिए, सॉलिड का या हॉलो का? तो बस h/4 किसका हो गया? सॉलिड का हो गया। जो बच गया वो हॉलो का हो गया। क्या कंफ्यूजन इसमें? भाई ये दो तो याद रख ही सकते हैं ना फोन के लिए, फिर कंफ्यूजन यही हो सकती है कौन सा सॉलिड का कौन। तो कॉमन सेंस लगाओ और आंसर बताओ। नहीं बताओगे? सिर्फ ये से पेन का साइड ज्यादा मास है तो उसका सेंटर ऑफ मास उससे ज्यादा पास होगा। और क्या, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सेम लॉजिक। एक और समझो, ये रिंग है, हाफ रिंग, इसका सेंटर ऑफ मास निकालो। पूरी रिंग का तो पता ही है सेंटर नहीं आएगा, अब हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालो तो कैसे करोगे? ये देखो यहाँ से r रेडियस है, थीटा चले थोड़ा सा और चलोगे कितना चलोगे? d थीटा चलोगे, मास पर लेंथ लैम्डा मान लो, ये लेंथ कितनी होगी? r d थीटा। तो इसका मान dm क्या होगा? लैम्डा इनटू r d थीटा हो जाएगा। लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ है, r d थीटा लेंथ है, तो इस आधी रिंग का एक सेंटर ऑफ मास निकाल लो। नहीं है बस नहीं है आनी थी। इसका सेंटर ऑफ मास का y एक्सिस कंपोनेंट क्या है? इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास तो यही होगा ना छोटा सा, तो कितनी हाइट पे होगा? r sin थीटा। x कंपोनेंट कितनी दूर होगा? पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। तो सिमेट्रिक एक्सिस है तो x तो वैसे ही 0 आना है, तो सॉल्व क्यों करें? आया ना? सही बात है एकदम।
तो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ y कंपोनेंट ही सॉल्व कर रहा हूँ। y सेंटर ऑफ मास, y की जगह क्या आएगा इसके अंदर, सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट ही पुट करते हैं ना, y कंपोनेंट तो कितना आ जाएगा, r sin थीटा इनटू r d थीटा इनटू लैम्डा डिवाइडेड बाय, बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा इनटू r इनटू d थीटा। हाँ या ना? हाँ। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ध्यान से देखना, 0 से लेके पाई तक। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट लेने का मतलब ये नहीं लिया गया, तो अब ये एलिमेंट भी लेना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आओगे तो सिर्फ इधर वाली एलिमेंट आए ना, तो इधर वाले ले रहे तो पाई लगाना पड़ेगा। जबकि स्फीयर था तो जब इधर वाला ले रहे थे तो वो एक ऐसी स्ट्रिप बन रही थी, वो अपने आप इधर वाला भी काउंट हो रहा था। अब लॉजिक आ गया समझ में, कैसे लगाते थे। तो 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके अब देखो क्या क्या चीज कांस्टेंट जब कट जाएगी, लैम्डा काट दो, एक r से r काट दो, तो क्या आ जाएगा, r इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा अपॉन, नीचे तो पाई आ जाएगा, और ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, 0 से लेके पाई, क्या आ जाएगा, हाउ बेटा ये थीटा यहाँ पे टेरो ऑनलाइन की समझ में आया। तो ऐसे आप 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाओगे तो यहाँ तक ये एलिमेंट है ना, ये तो रह गया, तो यहाँ का भी लेना, तो एलिमेंट का क्या हो गया, एंगल, ये सारे एलिमेंट लोगे तो तक ये एंगल क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो 0 से लेके पाई तक लेना पड़ेगा, तब पूरी की पूरी रिंग ट्रेस हो जाएगी। हाँ भाई क्या है, माइनस, माइनस कैसे आ सकता है क्या, cos थीटा का इंटीग्रेशन, sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos थीटा माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा, तो लिखो माइनस cos थीटा, आज सिखाते हैं, लिखो माइनस cos थीटा। अब लिखो, ये आ गया माइनस cos थीटा, लिमिट पुट करो 0 से लेके पाई तक, अपर लिमिट पुट करो, क्या आ रहा है, cos पाई की वैल्यू क्या होती है, cos पाई की वैल्यू क्या होती है, ये 180 का मतलब क्या होता है, पाई 180 होता है, मतलब cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये क्या बन जाएगा, पहला वाला +1 बन जाएगा, क्योंकि माइनस cos पाई हो गया ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 आ गया, माइनस माइनस cos 0, हाँ तो क्या आ गया, टोटल क्या हो गया, 2r पाई आ गया, खतरनाक आदमी, माइनस cos पाई माइनस माइनस cos 0, ये 1 माइनस माइनस 1, आंसर क्या आ गया, 2r पाई। क्या बात समझ में आ गई, ये है फिगर, समझ में आ गया। तो 2r पाई होता है रिंग का, ठीक है। अगर मान लो ये आधी डिस्क होती, क्या होती, कैसी, तो आधी डिस्क ले लो, कैलकुलेट करें, पक्का, बहुत ही सिंपल, यहाँ से r डिस्टेंस आओ, थोड़ा सा और जाओगे, कितना जाओगे, ये एरिया कितना आ जाएगा, यार इसका एरिया कितना आ जाएगा,
इसको काट के ऊपर रख दो, ये लेंथ कितनी जाएगी? बिल्कुल सही है, ये लेंथ हो जाएगी पाई आर, पूरा सर्कल होता है 2 पाई होती है, आधा ही है पाई, ठीक है। ये हाइट कितनी है देख लो डी आर, तो क्या आ जाएगा इसका एरिया क्या आ जाएगा इसका पाई आर इनटू डी आर। इसका मास कितना हो जाएगा, मास को एरिया सिग्मा मान, तो डीए मास किसके बराबर आ जाएगा सिग्मा इनटू डीए, सिग्मा पाई आर इनटू डी आर। बोलो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब देखो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे, तो फिर रिंग का निकाला नहीं होता। और ये बोर्ड इतना बड़ा है किधर मान लो ऐसे उधर, हाँ कितनी हाइट पे, तो फिर पहले सॉल्व क्यों किया था, इसको सॉल्व क्यों किया था, सीधे मुझे 4/2 थे। अभी 1 मिनट पहले रिंग का कैलकुलेट किया, ये रिंग ही तो है, क्या चीज है, रिंग नहीं है, तो रिंग है तो बस रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, बोल ले बोल, आराम से बोल, पूरी बात बोल। हाँ 2r/π गायब कर देगा लास्ट में, जल्दी बोल देगा मेरे को, लेकर बता देगा। हाँ तो देखो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है इस dm मास का 2 स्मॉल r/π इनटू, तो सेंटर ऑफ मास आ गया इसका, इनटू dm, dm की लिख दो सिग्मा इनटू पाई r इनटू dr अपॉन सिग्मा इनटू पाई r इनटू dr। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है भाई, 0 से लेके कैपिटल R तक तो पूरी पूरी रिंग बन के पूरी डिस्क हो जाएगी का, तो 0 से लेके कैपिटल R, 0 से लेके कैपिटल R, ये गायब हो जाएगा। याद रखना अंदर मत काट देना, ये इंटीग्रेशन साइन के बाहर है तभी कटेगा। कई लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, दे आर ओवर स्मार्ट, वो इसके अंदर काटना शुरू करेंगे, dr को भी काट देंगे, इसको भी काट देंगे, तो बचेगा क्या फिर ऐसे, आया ना, तो ऐसे मत कर देना प्लीज, ठीक है। अब देखो बाहर क्या आ जाएगा 2/5 r और r अंदर बात काट देना, एक कांस्टेंट जो बाहर निकलना फिर काटना, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा r²/2, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा r ही होगा यार, r/π इसका अंदर होता है, ये मेरे को लग नहीं रहा 3r/ समथिंग आना चाहिए था, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ करी नहीं है, गड़बड़ देखो कहाँ की है, दिया 2r/π 2r/π into r into दिया 0 से r, आंसर क्या आ रहा है r/π, r/π आ रहा है ना आंसर, सही लग रहा है। पहले कितना उसका क्या आंसर आया था पिछले रिंग का, हाफ रिंग का, देखो यार कहीं ना गड़बड़ तो की है हैं, हाँ कुछ बात जमी नहीं है, अरे यार ये गड़बड़ी की है ना, इसका एरिया जो है तो स्मॉल आ देगा नहीं,
आई बात समझ में? ये हुई गड़बड़ है। अब आएगा आंसर। ये काट दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बाकी में उड़ा देना। तो देखो 2/5 आ रहा है, ये आर स्क्वायर होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? आर की पावर 3/3 और इसका आंसर क्या होगा? आर स्क्वायर बाई 2। तो ये कितना आ गया? 4r/3। क्या बात समझ में आ गई? हाँ इसके साथ रहेगी तुम क्रिप्टोग्राफी जरूर सीख जाओगे क्या? बेची पकड़ दोगे खतरनाक है। क्या बताएं यार, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, करना है कभी, नहीं करना मत कर। बोर्ड के पर्सपेक्टिव से स्कूल कौन सी है? कोई इम्पोर्टेंट पेपर तो कौन करते हैं ना, पेपर में पता नहीं तो मेरे को कैसे पता होगा? y into dm क्या होता है? इंटीग्रेशन y into dm। y is the center mass of dm element। तो यहाँ पे देखिए dm एलिमेंट क्या है? रिंग है, तो उसका सेंटर मास कितनी कहाँ पे है? उसका कोऑर्डिनेट क्या है भाई? इसे पिछली बार सॉल्व करके देखा था, उसको यूज किया। तो मैं ऐसे सॉल्व नहीं करना चाहते, आपके पास अल्टरनेट स्टाइल भी है। बताओ यार, क्या बता देते हैं? तुम बोलोगे तो बताना पड़ेगा, क्या करेंगे? ये तो तभी सॉल्व करना है जब तुम इसके बारे में पता हो। नहीं पता हो क्या करो? नहीं पता होता ऐसे कर लो। थीटा चलिए, थोड़े से और चलिए, डी थीटा। ये लेंथ कितनी होगी? आर डी थीटा। इसको हमको ऐसे सोचो, ये ट्रायंगल बन गया है ना? ये डिस्टेंस कितनी है? इसकी हाइट कितनी है? लगभग आर के बराबर ही, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है, तो इस लाइन और इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। इसका एरिया कितना होगा? आर इंटू बेस इंटू हाइट। इसका डी एरिया ये आ गया। हाँ है ना? इसका सेंट्रोइड कितना ऊपर हो गया? इसको देखो क्या होगा? r/2 पे कैसे होगा? ये r मान लो, ये r मान लो, सॉरी इसको 0 मान लो, इसको 0 मान लो y कोऑर्डिनेट, और ये क्या मान लो? r मान लो। इन तीनों का सम डिवाइड बाय 3 सेंट्रोइड होता है। तो यहाँ से r/3 हो गया, तो यहाँ से कितना हो गया? 2r/3। तो इसका ये जो सेंटर मास वाला पॉइंट है, ये कितना हो गया? 2r/3। हाँ है ना? अब देखो क्या होगा, इसको तो कर देखो सिग्मा से 1 मल्टीप्लाई, तो dm मास आ जाएगा। इसका ये कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके पाई तक, आपका सेम ही आंसर आएगा। थोड़ी सी मेहनत करो देखो।
और एक वो किसमें बड़े नंबर एक वो है ना क्या बोलते हैं बाय सेमी सर्कल बाय वो बन दिया है जो प्लेट है ना वो टूटी है और जो पहली बनी और सब नहीं करना ही नहीं है ये तो सिर्फ ये मेरे को क्लास में बोले थे बताओ इसलिए मैं बता रहा हूँ कोई काम का नहीं है मेडिकल के लिए तो बिल्कुल कोई काम का नहीं है लेकिन फॉर्मेट सबके याद होनी चाहिए कोई काम की नहीं है स्कूल में नॉन मेडिकल वालों के लिए तो यार तुम्हारी तो मैथमेटिकल स्किल्स होनी चाहिए एडवांस के पेपर के लिए मतलब तुम्हें नहीं भी पता हो ना नहीं सिखाया जाए तो भी तुम्हें कैलकुलेट करना आना चाहिए ये लेवल तुम्हें अटेन करना है आई बात समझे अब बोलो है अब एक काम करो पेज के अंदर देखो हॉलो सिलेंडर सबसे पहले हॉलो सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर हाँ लिखते जाओ तुम हॉलो सिलेंडर अरे यार मैं बोल रहा हूँ लिखना पहले हॉलो सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर हॉलो हेमिस्फीयर सॉलिड हेमिस्फीयर हाफ रिंग हाफ डिस्क इन सब के सेंटर ऑफ मास होता था हाफ रिंग चार ही तो है यार स्फीयर हो गए हॉलो सिलेंडर कोन हो गए दो कोन हो गए दो हेमिस्फीयर हो गए एक रिंग और एक डिस्क हो गई मैं तुमसे कल एक चीज एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कल तो तुम्हारी क्लास नहीं है ट्यूसडे को है सुनो 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 मेरी बात सुनो ध्यान से आज घर पे जाते आज मैंने एक लेक्चर पोस्ट किया है तुम्हारे ग्रुप में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्लस कोलिजन जो स्कूल के टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप है ना जाते ही उसको कर लेना ठीक है
फिर मैं आज का लेक्चर और डालूंगा तुम्हारे को। ये तो आज तो मैं करवा ही रहा हूँ, ये तो सेंटर ऑफ मास ही चल रहा है। फिर एक आज लेक्चर और लिया मैंने सुबह वाले बैच का, मैं वो भी अपलोड करूंगा। पहले तुम्हें कौन सा लेक्चर देखना है जो कल भेजा है। मैं ये मान के चलूंगा कि हाँ उसमें मोमेंटम है, आज वाले में खूब मोमेंटम ही मोमेंटम, ठीक है। कंजर्वेशन मतलब इन डेप्थ बताया हुआ है। कल वाला पूरा स्कूल के हिसाब से, क्या मेरी बात समझ में आती है? उसको पढ़ लोगे ताकि जब तुम आओगे ऐसा नहीं हो तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम्हें पहले से समझ में आया हो तो थोड़ी मेरी स्पीड रहेगी, ठीक है। क्योंकि यार स्कूल के हिसाब से मैं सिलेबस काफी कंप्लीट कर रहा हूं, तो बस तो आज ही जाके पढ़ लेना, आज ही जाके पढ़ लेना, पक्का आएगा वो। हाँ तो उनको यही तो करवाया, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने यही चीज, एक ही टॉपिक है, एक ही चैप्टर। देखो लिख लिए सबके फॉर्मूले, लिखो, लिखने ही नहीं है, रटने है एक्चुअली। मैं बोलूंगा सारे सिखाने के बाद में भी मैं बोलूंगा। ओके अब मैं मान के चलता हूँ कि तुम्हें याद है। ध्यान से देखना इस बात को। ये ओरिजिन हो गया 0,0, हर साइड की लेंथ L L L है, तो तुम्हें आइडिया लग गया ये क्या चीज है। हाफ डिस्क है, ये पूरा का पूरा सिस्टम सॉलिड है, इसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बतानी है। हाफ डिस्क है, एक स्क्वायर के साथ में हाफ डिस्क लगा रखी है, इसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बताओ। चलो एक मैं बता देता हूँ फिर तुम बता देना। देखो इसका मास m1 मान लो, इसका मास m2 मान लो, y कोऑर्डिनेट तो 0 ही आएगा, x निकालना है तो x सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट क्या आएगा, m1 x1 m2 x2, यही होता है ना, m1 प्लस m2। और इसमें क्या है, x1 क्या है, m1 का सेंटर ऑफ मास दिखाए का कोऑर्डिनेट, तो m1 का, अब इसका इस पूरे की डेंसिटी से मान के चल रहा हूँ, मास को दिया है एक ही चीज से बना हुआ है, तो सिग्मा इंटू एल स्क्वायर, इसका एरिया इंटू सिग्मा क्या आ गया, m1 आ गया। इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या है, x, यानी ये स्क्वायर इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, L/2 प्लस इसका मास कितना आएगा, पाई r स्क्वायर बाय 2 आया ना। अब पाई r की जगह क्या आएगा, L/2 का स्क्वायर, या इसकी रेडियस क्या है, L/2 नहीं है, ये पूरी लेंथ L है, तो क्या आ जाएगा L²/4 इंटू सिग्मा, ये इसका मास आ जाएगा। ये पाई r स्क्वायर, अभी इसका भी आधा करना पड़ेगा, आया ना, पाई r स्क्वायर तो पूरे सर्कल का एरिया होता है ना, ये तो आधा एरिया है, और r किसके बराबर है, L/2 के बराबर है। इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास, ये डिस्टेंस कितनी होगी, अभी तो सिखाया मैंने। हाफ डिस्क का क्या था, सेंटर ऑफ मास 4r/3 पाई था, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, L प्लस 4 L/3 पाई, 6 पाई क्यों, बिल्कुल सही, L की R की जगह क्या लिखोगे, तो L/2। अब ठीक है, अब ठीक है,
डिवाइडेड बाय टोटल मास, इसका मास कितना था सिग्मा एल स्क्वायर प्लस सिग्मा पाई एल स्क्वायर बाय 4 और उसका आधा इनटू, अच्छा सिग्मा लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो, आंसर पाओ। सिंपल ही है, हर एक मास जिसका पता उसका सेंटर ऑफ मास m1 x1 plus m2 x2, हाँ है ना। लॉजिक तो समझ में आ ही गया, करना क्या है। चलो एक क्वेश्चन और देखो। एक सॉलिड कौन है, हाँ है ना। एक सॉलिड कौन है, रेडियस r है, हाइट h है, साथ में यहाँ पे ये पूरा सॉलिड सिस्टम है। अब तुम समझ गए, नीचे हेमिस्फीयर है, इसको x एक्सिस मान लिया, इसको y एक्सिस मान लिया, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालो। सेम ही चीज के मटेरियल से बनेगी ये चीज। उस रेशियो में भी कर कोई दिक्कत नहीं, इनवर्स रेशियो सही है यार, वो निकालना ही पड़ेगा तो फिर। हाँ चलो मेरे को एक बात बताओ, कौन का सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर होगा, h/4, और ये जो सिलेंडर हेमिस्फीयर इसका क्या होगा, सॉलिड हेमिस्फीयर का क्या होता है, वो हेमिस्फीयर क्या होता है, वो तो हॉलो का, सॉलिड का क्या होता है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -3r/8 आएगा, क्योंकि वो नीचे एक्सिस के, देखो ओरिजिन का है ना। ऊपर वाले का मास कितना आएगा, कोन का मास कितना आएगा, रो, मास पर इनटू वॉल्यूम लेना आपको, रो इनटू, तुम्हें कौन का वॉल्यूम नहीं निकालना आता, 1/3 हाँ तो बस आ गया, तो रो को मल्टीप्लाई कर दो 1/3 पाई आर स्क्वायर ऐसे। नीचे वाले का क्या वॉल्यूम आएगा, अच्छा तो पूरे का होता है 2/3 पाई आर क्यूब आया ना, इनटू सिग्मा, दोनों का मास आ गया, दोनों के कोऑर्डिनेट आ गए। एक का कोऑर्डिनेट क्या आ गया h/4, एक का कोऑर्डिनेट क्या आ गया -3r/8 और डिवाइडेड बाय टोटल मास आ जाएगा y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट तो 0 ही आएगा क्योंकि एक सिमेट्रिक एक्सिस यूज कर ली मैंने। अभी भी नहीं है बात, हार्ड थोड़ी है, सीधा बस इनका पता होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास फिर आप लोकेट कर सकते हो आराम से। अब सुनो, मतलब करोगे तो तुम भी सॉल्व, मतलब इसको डायरेक्शन दूंगा कि कैसे कैसे कर सकते हैं, नहीं समझ में आने लग गया ना, थोड़ा तो थोड़े फॉर्मूले आने चाहिए, फिर बात बन जाएगी। अब देखो ये एक पूरी शीट है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ये ओरिजिन आ गया। अभी सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, जब नहीं बोला तो कांस्टेंट ही, क्वेश्चन में क्वेश्चन मत बनाओ यार, सेंटर ऑफ मास कहां है इसका, ओरिजिन पे, इधर का मास अगर मैं गायब कर दूं तो कहां आएगा, ये मास गायब कर, कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट और थर्ड मास क्वाड्रेंट का मास गायब कर दो कहां आएगा, इससे ओरिजिन पे आ जाएगा, है ना। अब एक बार बताओ, इसका कोऑर्डिनेट है a, 0, अब तुम समझ गए, स्क्वायर प्लेट है, मैंने क्या किया इसको यहां से करके
और यहाँ से काट दिया, तो ये इतना क्वेश्चन क्या हो गया ना, इतना क्वेश्चन क्या। अब इसका सेंटर मास बताओ कहाँ पे, पोजीशन बता दो, क्या काम है, पोजीशन बतानी है। अच्छा ये ऐसे पोजीशन बताया, फिर बोलते ब्लैक बोर्ड के ऊपर, नहीं ऐसे बताने की तो एकदम, अरे एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है। सर वो एक मतलब 1/4 पार्ट काट दिया ऊपर का, फर्स्ट क्वाड्रेंट का 1/4 पार्ट उड़ा दिया। हाँ ये जो है एज है छोटे वाली की ब्लू कलर की, वो a/2, 0 पे होगी। लगाओ दिमाग लगाओ कैसे करोगे। चलो मेरे को ये बात बताओ, मैं एक बेसिक बात पूछता हूँ तुमसे, अगर मैं ये पूरी की पूरी चीज होती और इसके ऊपर ये ब्लू कलर की एक ऐसी शीट और चिपका देता, समझ गए मेरी बात, तो तुम कैसे निकालते सेंटर ऑफ मास, पहले पूरे का निकालते और फिर इसका था वो निकालते, हाँ या ना, और फिर m1 x1 m2 x2 करते। अब मैंने जोड़ने की जगह क्या कर दिया, तो क्या चीज करोगे माइनस, बस, तो यहाँ पे पहले प्लस m कर रहे थे, अब वहां पे क्या करने लग जाओगे, माइनस m करने लग जाओगे। याद रखना कोऑर्डिनेट नेगेटिव नहीं, यहाँ पे मास नेगेटिव करना है ना, मास को नेगेटिव करना है। अगर आपने इसको उड़ा दिया भाई, जोड़ोगे तो प्लस करोगे, तो गायब कर दोगे उतना तो माइनस हो जाएगा, तो ऐसी चीज बन जाएगी। तो मैं ऐसे बोलता हूँ जैसे x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, इस पूरे का एरिया कितना आएगा, हाँ अगर पूरी कही लोगे ना पहले, तो पूरे का एरिया कितना आएगा, 4a² इनटू सिग्मा, है ना, और इसका सेंटर मास कहाँ पे, पूरी का x कोऑर्डिनेट 0 प्लस इसका एरिया कितना है, a²/16। हाँ सोच क्या रहे यार, ये a/2 और उसका ये शायद क्या है 2 इतना 4a² क्या है, ये आ जाएगा a²/4 आएगा इनटू सिग्मा, और इसका सेंटर मास का कोऑर्डिनेट क्या है, इसका जो चीज है कितना, a/4 अरे हाँ सही है 3a/4, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट निकालोगे, ये डिस्टेंस कितनी होगी, अगर ये डिस्टेंस a/2 तो a/4 होगी, a/4 और a/4 कैसे 3a/4 बन गया, 3 ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मत क्या करो, जो ऐसे सोच रहा है टुकड़े टुकड़े बराबर बराबर इसको 3a/4 डिवाइडेड बाय प्लस नहीं करेंगे। अब सुनो, ये जो मास है ना, ये गायब किया है ना, तो माइनस करो इस मास को, कोऑर्डिनेट तो तुम्हारा पॉजिटिव ही है, तो नीचे क्या आएगा 4a² सिग्मा माइनस, क्योंकि यहाँ मास नेगेटिव है, इस क्वेश्चन में मास तो पॉजिटिव था, इससे नीचे प्लस ही आया था, लेकिन कोऑर्डिनेट नेगेटिव था ना, यहाँ पे कोऑर्डिनेट नेगेटिव आया था जिसके कारण बीच में माइनस साइन आया था। आई बात समझे, तो अब यहाँ पे माइनस a²/4 into sigma, and here is the answer। तो मैं सीधे से समझा क्या रहा हूँ, पूछ क्यों रहा है बताइए, चलो जी समझ आया पक्का। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, वो आपको सॉल्व करना है, और जो बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है।
ये एक डिस्क है, रेडियस इसकी आर है, इतना मास इसमें से गायब कर दिया। समझ में आ गई बात? इसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बता दी। सेंटर पे है, ओरिजिन पे पूरी शीट थी, रेडियस आर थी, उसमें से एक कैविटी बना दी। जैसे इसमें क्या था, इसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बतानी, करो सॉल्व। अब पता क्या, तुम बातें मत किया करो, जब क्वेश्चन दिया ना तब क्वेश्चन सॉल्व करो, एक दूसरे को सिखाना नहीं है। इसमें सेम ही होगा ना, पॉइंट स्क्वायर की जगह सर्कल का आ जाएगा। वो मिस्टर वही बता के तुम्हें याद पर उसमें सर्कल का तो इसमें क्या लेंगे बोल के
ये भी ऐसे क्या आंसर है? अरे यार तुम्हारा आंसर आएगा कहाँ से? तो बात करने से ऊपर नहीं आ रहा। अगर तुम्हारा डिसिप्लिन यही रहेगा ना, मैं तुम्हारी क्लास में छोड़ दूंगा। मैं जो नया बैच है ना उसमें जाना शुरू कर दूंगा। फिर बड़ी तरह देना पड़ेगा। अपने बिहेवियर को कंट्रोल रखो। और फिर है ना, मेरे को बोलने भी मत आना क्लास ले लो। बिल्कुल सही है। -r/6 is the answer. बड़ी डिस्क का मास क्या है? एरिया क्या बड़ी डिस्क का? लिखते जाओ, मैं बोलता जा रहा हूँ, करते जाओ। पाई आर स्क्वायर इनटू सिग्मा। अगर मैं इसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट तो 0 ही आएगा सिस्टम में। x कोऑर्डिनेट तो पूरी रिंग का x कोऑर्डिनेट क्या है? 0 पे ही है। ये पूरी डिस्क का इनटू 0 प्लस छोटी डिस्क का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर बाई 4 इनटू सिग्मा। उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है? इनटू r बाई 2। लेकिन ये मास कैसा है? तो माइनस लगा दो, इसमें मास को माइनस कर दो अपॉन पूरी रिंग का मास क्या था? पाई आर स्क्वायर इनटू सिग्मा माइनस सिग्मा। सॉल्व करके देखो, -r/6 आ रहा है आंसर। छोटे सर्कल का मास निकाल लो और उस मास को माइनस कर दो, जैसे प्लस करते थे। ऐसे मान लेना इस डिस्क के ऊपर तू इतना मास रखता तो क्या करता? प्लस करता। अब इतना तू इस डिस्क में से माइनस कर रहा है, गायब कर रहा है, माइनस कर दो। वेरी सिंपल। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों तुमसे हो गया? ऑनलाइन वालों का हो गया? -r/6 आ गया ना? ये क्वेश्चन मेंस में, एडवांस में, नीट में, हर पेपर में पता नहीं कितनी बार पूछे और यही पूछते बार। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया?
हाँ भाई इधर सुनो, HC देना। सेंटर ऑफ मास चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 7, 11, मतलब तुम समझ के जो जो जिसमें भी सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है ना, चाहे वो वर्कआउट एग्जांपल हो, तो वो सारे के सारे कर सकते हो, है ना। इन सब के सेंटर ऑफ मास याद होने चाहिए। और आपका होमवर्क क्या है, जो मैंने लेक्चर अपलोड किया है आपको वो करना है। ये बात नहीं आएगी, कोई दिक्कत इस बात? ओके।